जो हमने डिस्कशन किया था रिस्पॉन्स टू द बायोटिक फैक्टर, अभी जो हमने इससे पहले के जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर क्या था कि जो ऑर्गेनिज्म था, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था, वो किस तरीके से इंटरेक्ट हो रहा था अबायोटिक फैक्टर से, ठीक है, या अबायोटिक फैक्टर कैसे रेगुलेट कर रहे थे बायोटिक फैक्टर को। तो मैन अभी जो हमने स्टडी किया इससे पहले से, उसमें उसके अंदर हम डिस्कशन किया कि जितने भी अबायोटिक फैक्टर हैं वो किस तरीके से लिविंग थिंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं, और किस तरीके से जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने आप को एडेप्टेबल करें, क्या करें, लिविंग थिंग्स को एडेप्ट करें, किसके लिए, अबायोटिक फैक्टर के लिए। अबायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने अभी डिस्कशन किए थे, वाटर है, सनलाइट है, उसके बाद रिसोर्स है, फूड रिसोर्सेज की एबिलिटी है। तो इन सब के बारे में जो डिस्कशन हमने किया था इससे पहले, अब उन सब में जो कुछ चेंज होगा वो लिविंग थिंग्स पे चेंज होगा। लेकिन जो ये चेंज होगा एनवायरनमेंट में, जो चेंज होगा उस चेंज के लिए, एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज होगा उसमें किस तरीके से हमारे जो लिविंग थिंग है, बायोलॉजिकल एंटिटीज है, फ्रॉम स्मॉलर वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स से लेकर ये जो बड़े एनिमल हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये सब किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट के अंदर एडेप्ट होंगे और कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये सब उनका डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर, यानी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सेज टू अबायोटिक फैक्टर का मीनिंग ये हुआ कि लिविंग थिंग्स कैसे अबायोटिक फैक्टर से इंटरेक्ट होगी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, यानी एक तरीके से एडेप्टेशन की ही बात करेगा सबके अंदर। जो भी हम अभी डिस्कशन करेंगे उसके अंदर हम लिविंग थिंग्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जो लिविंग थिंग्स हैं वो अबायोटिक फैक्टर से इंटरेक्ट होगी और किस तरीके से वो बायोटिक फैक्टर से अफेक्ट होगी। तो सबसे पहले होम्योस्टेटिस, ये इसका मतलब क्या होता है, होम्योस्टेटिस का मतलब द एबिलिटी टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय द ऑर्गेनिज्म डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ की, बात करते हैं लोकेलिटी की। तो यहाँ का टेम्परेचर नाइट में और डे में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कम से कम 10 डिग्री से ज्यादा का है। लेकिन हमारा जो लिविंग थिंग्स हैं, जिसके अंदर अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो उनका एक जो होता है होम्योस्टेटिस का मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ही क्या कर सकते हैं, हम सर्वाइव कर सकते हैं। और वो टेम्परेचर कौन कौन सा है, वो है 25 डिग्री सेल्सियस से 37, कितना है वो, 37 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक है। यानी 25 से 37 के बीच में जो ह्यूमन बीइंग है, ये ऑप्टिमल टेम्परेचर है 25 से 37 के बीच में। इसके बीच में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होगी लिविंग थिंग्स में, खासकर ह्यूमन बींग्स में, वो बेस्ट होगी, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना उसे कूल लगेगा ना उसे वार्म लगेगा, वो आराम से रहेगा, एकदम बेस्ट टेम्परेचर की रेंज है ये, 25 to 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर बिलो द 25 जाएगा और अबोव द 37 जाएगा, तो उस लिविंग थिंग्स को क्या है, सर्वाइव करना, खासकर ह्यूमन बींग्स को उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, उस एरिया में सर्वाइव करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। वो अपने आप को उस टेम्परेचर के लिए अडेप्ट करेगा, क्या करेगा, अडेप्ट करेगा। जैसे अगर बिलो 25 जाएगा टेम्परेचर, 20 डिग्री चला गया, तो वी फील कोल्ड, हमें ठंडा लगेगा, वी विल वियर द वार्म क्लोथ्स, हम ऐसे क्लोथ्स पहनेंगे जिससे हमें गर्म लगे, हमें ठंड नहीं लगे। या फिर अगर ज्यादा गर्म है तो हम एसी ऑन कर देंगे, कूलर लगा देंगे, या फिर फैन ऑन करेंगे, और एक ऐसे शेडो वाले एरिया में जाएंगे जहाँ ठंडा हो, एकदम कूल हो, टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। ये तरीके होते हैं। यानी एक लिविंग थिंग्स अपने एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मतलब टेम्परेचर के अंदर जो चेंज होता है, उस टेम्परेचर के चेंज के अंदर किस तरीके से खुद को बदल सकता है, ठीक है ना। हम आगे का देखते हैं। नेक्स्ट जो है उसमें देखो, एनालॉगी, यानी सपोज ए पर्सन इज एबल टू परफॉर्म द बेस्ट व्हेन द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। यानी बेस्ट टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसके ऊपर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, वो बहुत ही ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इसको बहुत अच्छे से चलती है। विशेष टू मेंटेन इट सो इवन व्हेन इट इज स्corching हॉट और द फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड। यानी जिस जगह वो बैठा है वहां पर अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाहर एनवायरनमेंट के आउटसाइड में, रूम, जिस रूम में बैठा है उसका टेम्परेचर 25 मेंटेन कर दिया एसी के थ्रू, और उसके रूम के बाहर अगर टेम्परेचर हाई भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके सराउंडिंग एरिया का अगर टेम्परेचर मेंटेन है, तो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट यानी उस एरिया में जहां पर वो बैठा है, चाहे वो रूम हो सकता है, ठीक है, तो इस जगह पर जब वो आराम से क्या है, स्टे कर रहा है, तो वहां पर क्या है, एडेप्टेबल कंडीशन है, तो वो फेवरेबल है। ठीक है ना, तो ये रिस्पॉन्स हो गई लिविंग थिंग्स की अराउंड इट्स एनवायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट, इट कुड बी अचीव्ड एट द होम, घर पे भी हो सकता है, कार में हो सकता है, वाइल ट्रेवलिंग, इट वर्किंग प्लेस, यूजिंग एयर कंडीशनर इन समर एंड हीटर इन विंटर। यानी कुल मिलाकर जो ह्यूमन बींग्स हैं
वो क्या करेंगे, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए कुछ न कुछ तरीके रखेंगे, जिस कारण से उसके सराउंडिंग टेम्परेचर में क्या है, चेंज आए, और वो चेंजेस क्या हो उसके लिए फेवरेबल हो। लेकिन जो एनवायरमेंट, रियल एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है, उसके अंदर अप और डाउन की वजह से होम्योस्टेटिस नहीं रहेगा। होम्योस्टेटिस का मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा, और उसे मेंटेन उसे करना पड़ेगा। ये इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट का मतलब अपने आप बॉडी के अंदर से आवाज आती है। अगर आप धूप में खड़े हो और कुछ देर के लिए आपको लगेगा अरे यार बहुत गर्मी लग रही है, तो आप ऑटोमेटिकली आपका बॉडी ट्राई कर देगा, और आप छाया में जा खड़ा हो जाओगे, शेडो में, एरिया में जा खड़े हो जाओगे, रूम में चले जाओगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम इसे समझ सकते हो कि किस तरीके से हमारा बॉडी एक खुद के अंदर से एक रिस्पॉन्स स्टिमुलेट करता है कि आप जिस जगह पर खड़े हो वो आपके बॉडी के लिए एडेप्टेबल नहीं है। टेम्परेचर हो चाहे वो फायर ही क्यों नहीं, आग जल रही है कहीं पर, ठीक है, आग फायर वगैरह है कहीं पर, तो उससे ज्यादा हीट होगी, एनर्जी होगी, तो हम उस जगह से भी दूर जाएंगे। या कहीं पर स्केरी जगह, स्केरी का मतलब डरावनी जगह से है, तो एक अंदर से अपने आप आएगा, आप उस जगह से हटोगे, उससे दूर जाओगे, ऑटोमेटिकली ब्रेन अपने आप उसके लिए रिस्पॉन्स करेगा। कहने का मीन्स यही हुआ है कि जो लिविंग थिंग्स होती है वो अपने एक एनवायरनमेंट के लिए, स्पेसिफिक प्लेस के लिए अगर वो एडेप्टेबल नहीं है तो उससे दूर रहेगा या उसको मेंटेन करेगा, और ये ऑटोमेटिकली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ह्यूमन माइंड ढूंढ लेता है। ठीक है। अदर एनिमल्स के अंदर इतने बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं, खुद के ब्रेन के अंदर ही पहले से इनबिल्ड होते हैं, कि वो इन नॉर्मल चेंजेस होते हैं जो एनवायरनमेंट में, उसके लिए खुद को अडेप्ट बना के रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट ही इज हर परफॉर्मेंस वुड बी ऑलवेज मैक्सिमम रिगार्डलेस द वेदर अराउंड हिम हर। कहने का मतलब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जिस जगह बैठे हो, अगर वहां का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 37 के बिलो है, तो वहां पर आप एक अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा वर्क डन कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, तो आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो भी स्लो हो जाएगी। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। Here the person homeostatic is complies not through the physiological but artificial mean। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान है, अगर वो अपने एनवायरनमेंट को खुद को चेंज, एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकता वो पूरे एनवायरनमेंट को, लेकिन जिस जगह वो बैठा है उस जगह को, उस प्लेस को, कुछ छोटे से एरिया को वो क्या कर सकता है, आर्टिफिशियली एडजस्ट कर सकता है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। तो होम्योस्टेटिस का मतलब होता है कि सारे लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर ये कंडीशन नहीं होती कि वो एक लॉन्ग रेंज के टेम्परेचर में सर्वाइव कर सके, वो शॉर्ट रेंज में ही सर्वाइव कर सकते हैं। इन सब के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉप विद द वेरिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। कहने का मतलब किस तरीके से जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो जो बदले हुए एनवायरमेंट के अंदर कैसे खुद को मेंटेन रखते हैं, इस चीज को हम समझ लेते हैं। द वेरियस पॉसिबल वे टू ऑर्गेनिज्म कॉप विद कॉप विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। सबसे पहले वो रेगुलेट कर सकते हैं खुद को, कॉन्फर्म कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। अब इन सब का मीनिंग क्या होता है, वन बाय वन हम समझ लेते हैं इन सब का मीनिंग। यहाँ देखो, यहाँ एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, देखो एक ग्राफ है, प्लॉट किया हुआ ग्राफ है। इसमें एक्सटर्नल लेवल दे रखा है और यह इंटरनल लेवल दे रखा है। ये इंटरनल लेवल का मतलब होता है बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर का एनवायरनमेंट, आउटसाइड एनवायरनमेंट। ठीक है। अब हमें इस एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के अंदर रेगुलेट फॉर्म में चलना है, तो एक कंटिन्यू लाइन के फॉर्म में चलना चाहिए ऐसे, इस तरीके से। एंड इन दोनों में उतार चढ़ाव नहीं आने चाहिए, अप एंड डाउन नहीं आना चाहिए, अब रेगुलेट फॉर्म में चलने चाहिए। तो बॉडी के रेगुलेटर अगर आप हमारे अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो बाहर के एनवायरनमेंट की जो कंडीशन है, उस कंडीशन से हम फेवरेबल तरीके से आगे सर्वाइव करते रहेंगे। लेकिन अगर हम लोग ढंग से रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, अगर पार्शली रेगुलेट होंगे, तो हमारा देखो जो नॉर्मल रेगुलेशन का पॉइंट है उससे ग्राफ नीचे आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर बॉडी के अंदर हमारा मेंटेनेंस बहुत ही अच्छा है, तो हम हमारा जो रेगुलेशन का पॉइंट है वो हाई भी हो सकता है। अब हम समझ लेते हैं कि ये रेगुलेट होते क्या है। Organism maintain homeostasis by the physiological means which ensure constant body temperature। इसे बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो है, जो भी टेम्परेचर का चेंज होगा, एनवायरनमेंट में ज्यादा टेम्परेचर, बॉडी में कम है, तो हीट बॉडी के अंदर एंटर होगी। उस हीट को किस तरीके से प्रिवेंट करना है, कैसे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, ये थर्मो रेगुलेशन का पार्ट होता है, और ये इंटरनल लेवल पे होता है। ठीक है ना। और दूसरा होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्वीट आएगा, पसीना वगैरह आएगा, तो एक्सेस के अंदर वाटर का क्या होगा, वाटर रिमूव होगा। ठीक है। और तो हमें बहुत ज्यादा वाटर की नीड भी होगी, आप पानी भी ज्यादा पियोगे गर्मी के अंदर, और उसका ऑपोजिट होता है सर्दी में, पानी कम पियोगे, स्वेट नहीं आएगा, पसीना नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो इस तरीके से रेगुलेशन होना जरूरी है, ऑस्मो रेगुलेशन भी होना जरूरी है, थर्मो रेगुलेशन भी होना जरूरी है।
तो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इस शॉर्ट रेंज के अंदर टेम्परेचर का मेंटेन रखना बॉडी को जरूरी होता है, और ये इंटरनल लेवल पे होता है। All bird and mammals, a very few lower vertebrates and invertebrate species mechanism, इसको समझ लेते हैं किस तरीके से बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है वो अपने टेम्परेचर रेगुलेट कैसे करती है। ह्यूमंस मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एट 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये एक फिक्स टेम्परेचर है, इससे 25 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, यानी गुड टेम्परेचर का रेंज होता है वो 25 टू 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना, इस टेम्परेचर के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। When outside temperature is more than body temperature, we sweat profusely and resulting evaporation, cooling, bring down and body temperature। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सबको डिस्कशन कर दिया है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब कॉन्फॉर्म क्या होता है? कॉन्फॉर्मर्स इन्वॉल्व ऑर्गेनिज्म। कॉन्फॉर्मर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये भी लिविंग थिंग्स ही हैं। क्या है ये? लिविंग थिंग्स ही हैं, पर ये अपना मेंटेन कैसे करते हैं बॉडी टेम्परेचर, उसको समझ लेते हैं हम लोग। कॉन्फॉर्मर्स इन्वॉल्व ऑर्गेनिज्म, ये भी ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है, जैसे लिविंग थिंग्स के अंदर हम ह्यूमन बींग्स का भी एक पूरा ग्रुप है, होमो सेपियंस है, दैट कैन नॉट मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये कांस्टेंट बॉडी मेंटेन नहीं रख सकते, अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते। जैसे लिविंग थिंग्स में ह्यूमन बींग रख पा रहे हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए फिक्स रेंज के अंदर, और न तो उससे हाई होना चाहिए न उससे लो होना चाहिए ज्यादा। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद एम्बिडेंट टेम्परेचर। एम्बिडेंट का मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज आता रहता है, वैसे वैसे ये कॉन्फॉर्मर जो होते हैं ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को वैसे ही कर लेते हैं मेंटेन। एक्वाटिक एनिमल्स उसका एक एग्जांपल है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चेंजेस विद दैट द एम्बिडेंट वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। नहीं, जैसे जैसे अभी ऑस्मोटिक क्या होता है, एक दिन बोर्ड पे मैं वापस समझा दूंगा तुम्हें, पर ये सॉल्यूशन चैप्टर आएगा हमारे केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री है जो 12th के अंदर है, केमिस्ट्री के चैप्टर है सॉल्यूशन फर्स्ट बुक का, उसमें समझ लेंगे हम। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन होती है यानी हाई टू लो की तरफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है, जहाँ कहीं पर जो वाटर होगा ज्यादा सलाइन होगा, कहीं पर वाटर जो होगा फेवरेबल होगा पॉन्ड्स वगैरह में, जैसे मिनरल वाटर जैसा होता है, ड्रिंकेबल वाटर होता है, कहीं पर सॉल्टी वाटर होता है। उन सब कंडीशन में जो होता है एक्वाटिक एनिमल जैसे फिश वगैरह अपने आप को मेंटेन रख लेती है। ज्यादा रेंज में तो नहीं, शॉर्ट रेंज में रख सकती है, लेकिन ये लॉन्ग रेंज को भी अगर मेंटेन कर सकते हैं तो इस ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं कॉन्फॉर्मर। वाई, अभी क्वेश्चन है, वाई आर वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो बहुत ही छोटे एनिमल है, जो इससे पहले की क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि छोटे साइज के एनिमल हैं जो पोलर रीजन जहाँ बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री से बिलो रहता है, वहां छोटे एनिमल सर्वाइव नहीं करते हैं, नहीं रहते हैं। ऐसा क्यों? उसका रीजन समझ लेते हैं हम लोग। द थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जी जनरेटिंग। अब कहने का मतलब है कि जो थर्मो रेगुलेशन की जो प्रोसेस है वो एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव का मतलब बहुत ज्यादा खर्च होता है इसमें, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी हमारे बॉडी में होगी तो ही हम थर्मो रेगुलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज थर्मो रेगुलेशन पॉसिबल नहीं है। हीट लॉस एंड गेन इज फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। हम हीट लॉस और गेन दोनों डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया कितना है बॉडी बॉडी का, ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा हीट का लॉस होगा और गेन होगा, दोनों कंडीशन होगी। द लार्जर एनिमल हैव ए लार्जर सरफेस एरिया related to their volume। ठीक है ना, they tend to lose the body heat very fast when it cold outside and then they have expend much energy to generate body heat through the metabolism। अब जब बॉडी का एरिया ज्यादा बड़ा होगा तो वो ज्यादा मेटाबॉलिज्म का वर्क कर पाएंगे, ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, ज्यादा मेटाबॉलिज्म का मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, अदर जो लिविंग अदर जो बायोमोलिक्यूल है उनका ब्रेकडाउन होगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस होगी, तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो जितने ज्यादा सेल्स होंगे उतने ज्यादा बॉडी का प्रोडक्शन, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, और ज्यादा मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होगी सेल के अंदर, तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो थर्मोरेगुलेशन हो जाएगा, तो लिविंग थिंग्स क्या होंगे, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जब छोटा एनिमल है वो क्या ज्यादा मैकेनिज्म मेटाबॉलिक प्रोसेस करेगा और ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन में ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता, ये रीजन है उसका। यहाँ देखो, यहाँ कुछ वर्ड है, वापस से हम देख लेते हैं। माइग्रेशन, ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल कंडीशन टू द अनदर हैबिट इज कॉल्ड माइग्रेशन। एंड ऐसी कंडीशन जहाँ पर
जो लिविंग थिंग्स हैं वो खुद को क्या नहीं कर सकते, एडेप्टेबल नहीं कर सकते। अभी मैंने उससे पहले की क्लास में मैंने तुम्हें कहा था कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर क्या नहीं रख सकते, खुद को मेंटेन नहीं रख पाते हैं, तो वो अपना एनवायरमेंटल जिस जगह रह रहे हैं हैबिटेट को ही चेंज कर लेते हैं, उस जगह वो रहते ही नहीं है, या फिर खुद को क्या करेंगे, एक पूरा चेंज कर देंगे, एक पर्टिकुलर एरिया में हाइड कर देंगे, छिपा लेंगे, ताकि वो खुद को उस अल्टर्ड टेम्परेचर कंडीशन, अल्टर्ड एनवायरमेंटल कंडीशन से बचा सकें। यहाँ देखो, इट इज द मैकेनिज्म वेयर द ऑर्गेनिज्म मूव अवे टेम्परली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिट। स्ट्रेसफुल हैबिट का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर अब वो लिविंग थिंग्स अगर ज्यादा देर तक रहेगा तो हो सकता है वो सरवाइव नहीं कर सकें, या फिर हो सकता है उसके ऑफस्प्रिंग या उसके बच्चे वगैरह सरवाइव नहीं कर सकें, उसकी जनरेशन क्या हो सकती है, एंडर्जर्ड हो सकती है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे हैबिटेट को वो छोड़ देगा कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए, और कुछ न्यू हैबिटेट के पास चला जाएगा, नई जगह के पास चला जाएगा। तो ये टेम्पररी होता है। कैसा होता है, रिटर्न व्हेन द कंडीशन इज फेवरेबल। जिस जगह से, यानी समझ लो ये एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ से क्या होगा कि जो लिविंग थिंग्स हैं इस पर्टिकुलर एरिया में आ गए हैं, यानी यहाँ से यहाँ आ गए हैं वो। अब यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है सपोज मान लो कि फेवरेबल है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा फेवरेबल है, अच्छा है, और तो लिविंग थिंग्स यहाँ से यहाँ आ गए। कुछ टाइम बाद में यहाँ का टेम्परेचर जो होगा ये अल्टर होना शुरू होगा, और यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा वापस, यहाँ का एनवायरनमेंट कूल वापस से अच्छा होना शुरू हो जाएगा, तो ये जो लिविंग थिंग्स यहाँ से यहाँ आता है यहाँ वापस बैक में आ जाएंगे। इस तरीके से माइग्रेशन होता रहता है, और कुछ टाइम के लिए वो इस एरिया एरिया नंबर 2 में रहेंगे, कुछ टाइम के लिए एरिया नंबर 1 में रहेंगे, ऐसा खुद को मैनेज करेंगे, सरवाइव करते रहेंगे वो। इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे बोलते हैं माइग्रेशन, या माइग्रेशन होना, या माइग्रेट होना। यानी एक लिविंग थिंग्स की कंप्लीट पॉपुलेशन होगी उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चली जाएगी, ताकि वो अपने आप को बचा सकें, सरवाइव कर सकें, और उस जगह से वापस, जैसे उस जगह का टेम्परेचर या फिर वहां की कंडीशन बेकार हो जाएगी, उसके लिए एडेप्टेबल नहीं रहेगी, तो वो वापस बैक में आ जाएगी अपने मेन जगह पर जहां पर है। ठीक है। द बर्ड अंडरटेकन लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन इन द विंटर। द किलियोलाडियो नेशनल पार्क, भरतपुर, केवला देव है ना, केवला देव जो नेशनल पार्क है, इसको इस तरीके से लिखा है, उसके बोलने का मीनिंग तो अलग। तो उसके अंदर जो है केवला देव नेशनल पार्क जो है राजस्थान में, वहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, साइबेरियन बर्ड्स कहते हैं उनको, और वो वहाँ साइबेरिया से इतने डिस्टेंस से आकर कुछ टाइम के लिए वहां रहते हैं। ठीक है ना। और वहां पर जहाँ से वो आते हैं साइबेरिया से, वहां पर बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर होता है, नॉर्थ रीजन होता है, वहां से यहाँ आते हैं, कुछ देर के लिए यहाँ रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ से फिर वापस जब वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा फेवरेबल होता है वापस बैक चले जाते हैं, केवला देव। सस्पेंड, दिस इज मैकेनिज्म एम्प्लॉयड बाय द बैक्टीरिया, यानी कहने का मतलब लोअर प्लांट और छोटे एनिमल के लिए होती है ये कंडीशन, ये ध्यान रखना है। थिक वॉल्ड स्पोर, यानी जो एक बैक्टीरिया फंगस होते हैं, छोटे प्लांट होते हैं, और कुछ छोटे एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, स्पोर बना लेते हैं। स्पोर का मतलब उनके बॉडी के चारों तरफ एक कवरिंग बना लेते हैं, आउटर कवरिंग, जिसके बाद में वो एक खुद को क्या कर लेते हैं, एक सेफ जोन में बिठा लेते हैं, एक जगह पे बिठा लेते हैं, चारों तरफ कवरिंग कर देंगे, जिससे क्या होगा कि वो उसके अंदर उस एक होल बन जाए, कोट बन जाएगा, उसके अंदर सेफली रहेंगे वो अंदर, उसके अंदर, और बाहर के कितने भी एनवायरमेंटल चेंज आएंगे, वो जो बाहर लेयर बनी है, ठीक है, कैप्सूल फॉर्म में जो बाहर बनी है, वो उनको प्रोटेक्ट करके रखेगी, और जब वो फेवरेबल कंडीशन आएगी तो दे विल जर्मिनेट अगेन, और फिर से वो वापस से ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, और ऑफस्प्रिंग देना शुरू करेंगे, रिप्रोडक्शन होगा, दे विल टेक द फूड एंड इंक्रीज द ग्रोथ, देन रिप्रोड्यूस, और वापस से कंडीशन अनफेवरेबल होगी, स्पोर बनाकर खुद को क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो सीड्स ऑफ हायर प्लांट जर्मिनेट अंडर द फेवरेबल कंडीशन। ठीक है। अभी देखो तुम्हें बताओ तो, जो सीजनल प्लांट होते हैं वो एक पर्टिकुलर रेनी सीजन के अंदर ही वो क्या होगा, जर्मिनेट होगा, कुछ विंटर सीजन में जर्मिनेट होगा। तो ये जो जर्मिनेशन होता है सीड्स का, इसके अंदर डोरमेंसी आती है। डोरमेंसी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जब तक फेवरेबल कंडीशन इनको नहीं मिलती है जर्मिनेट नहीं हो सकते। इनको पता है कि अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो ही प्लांट ग्रो करेगा, नहीं तो डेड हो जाएगा। इसलिए उस सीड के अंदर डोरमेंसी वाला एक स्टेट होती है, और ये स्टेट भी एक तरह से स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन जैसा ही होता है, कोटिंग होती है, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी दे विल नॉट ग्रो, दे विल नॉट जर्मिनेट। और अगर कोई बैक्टीरिया फंगस है तो स्पोर बना लेगा, अगर वो प्लांट है
तो वो भी स्पोर बना लेगा, छोटे प्लांट रहते हैं, लेकिन कुछ सीड वगैरह होते हैं प्लांट के, जो बड़े प्लांट हैं वो क्या होता है, डोरमेंसी के थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। The animals cannot migrate under the favorable condition. They might avoid the stress by the escaping in the time. अब सस्पेंड के अंदर जो बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे बियर वगैरह होते हैं, जो कोल्ड एरिया में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, हाइबरनेशन में चले जाता है। हाइबरनेशन का मतलब होता है बड़ी से एक जगह खोद देंगे, एक बड़ा सा हॉल की जगह केव या हॉल बना लेंगे बड़ा सा, और उसके अंदर क्या हो जाएंगे, मतलब सो जाएंगे वो अंदर जाके। एक जब तक बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट कोल्ड रहेगा, बहुत ठंडा रहेगा, तब तक वो उसके अंदर लो ब्रीदिंग के साथ में सेफली उस जोन में रहेंगे और खुद को बचा के रखेंगे और बाहर नहीं आएंगे। वो बिल्कुल स्लो ब्रीदिंग होगी, बहुत ही धीरे धीरे सांस लेंगे और सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाएगी उनकी, और एक गहरी नींद में चले जाएंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज हाइबरनेशन। जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो उस हाइबरनेशन कंडीशन से बाहर आएंगे और फूड के सर्च में जाएंगे, वापस ग्रोथ करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, और जब वापस एक कंडीशन आएगी हाईली कोल्ड एनवायरनमेंट की, तो वापस हाइबरनेशन प्रोसेस में चले जाएंगे। उसके बाद है एस्टिवेशन। ये तो होता है कोल्ड में, हाइबरनेशन होता है कोल्ड एनवायरनमेंट में, जब बहुत ज्यादा ठंड होता है हाइबरनेशन होता है, जैसे पोलार बियर होते हैं। एस्टिवेशन होता है, वो होता है समर में होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाए, उसमें टॉलरेट नहीं कर पाए, ठीक है, जैसे स्नेल वगैरह है, तो वो खुद को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेस में चले जाएंगे जहाँ का एनवायरमेंटल कंडीशन ज्यादा चेंज नहीं होती है, फेवरेबल हो, और वहां जाकर वो खुद को हाइबरनेट जैसा कर लेते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं इसको। डाइपोल्स, इसके अंदर क्या होता है, जू प्लांक्टन। जू प्लांक्टन क्या होता है, एक छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, बहुत ही छोटे, ठीक है ना, और वो रहते हैं कहाँ रहते हैं, वो पॉन्ड्स वगैरह में रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, और खुद को क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक कि उनकी कंडीशन फेवरेबल नहीं आए। अब एडेप्टेशन की बात आती है, ठीक है, इससे पहले हम बैक में वापस से दूसरे स्लाइड समझ लेते हैं। यहाँ देखो कुछ टर्म्स आए हैं, एडेप्टेशन, ठीक है। तो एडेप्टेशन इज एनी चेंज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोर्फोलॉजिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, बिहेवियरल हो सकता है, दैट एनेबल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब जिस जगह वो रह रहा है, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, उस जगह को बोलते हैं हैबिटेट। उस जगह क्या करेगा, वो आराम से सर्वाइव कर पाएगा, रह पाएगा वो। और कैसे रहेगा, वो खुद को एडेप्टेड एडेप्ट इन एनवायरनमेंट का जो चेंज आ रहा है जिसके अंदर, उसमें मोर्फोलॉजिकल चेंज कर दें। ठीक है, मोर्फोलॉजिकल चेंज क्या होता है, जैसा वो दिख रहा है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर लें। फिजियोलॉजिकल चेंज यानी बॉडी के अंदर जो चेंज हो रहा है, जैसे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लें, ठीक है ना। बिहेवियर चेंज यानी उसका जैसे पहले का पैटर्न कहीं दूर तक जाएगा, फूड के सर्च में जाना तो दूर तक घूमना था, अभी पर्टिकुलर एरिया में आकर वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, एडेप्टेशन हैव adaptation have evolved over the long period of the time are genetically controlled। यानी जो एडेप्टेशन होती है वो टू टाइप की समझ सकते हैं। एक तो होती है जो लॉन्ग टर्म से एडेप्टेबल होता जा रहा है और वो जेनेटिकली एडेप्ट हो जाए, और दूसरा होता है एक्वायर्ड, यानी लिविंग थिंग्स खुद को जैसे लोग जिम जाते हैं खुद की बॉडी मेंटेन रखते हैं, वो एक से दूसरे में ट्रांसफर तो होगा नहीं, लेकिन वो खुद लिविंग थिंग्स क्या होता है, खुद को उस बॉडी को मेंटेन रखते हैं ताकि वो आराम से क्या सर्वाइव कर सके, फिट रखें खुद को, एकदम हेल्दी रखें। तो ये मोर्फोलॉजिकल चेंज लिया है, फिजिकल चेंज लिया है। और बिहेवियर चेंज का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान है वो ज्यादा धूप में नहीं जाएगा, खुद को एक सेफ जगह पे रखेगा हमेशा, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करेगा, पर मेंटल वर्क करेगा और खुद को बॉडी को मेंटेन रखेगा, तो खुद के अंदर हैबिट में भी चेंज हो गया, इसका बिहेवियर में भी चेंज हो गया। ठीक है ना। तो ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। इवोल्यूशनरी प्रोसेस का मतलब है कि एडेप्टेशन के अंदर इवोल्यूशन का मतलब है धीरे धीरे, जैसे लिविंग थिंग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो पहले हम लोग कच्चे मकान में रहते थे, ओल्ड टाइम का था, अभी हम लोग पक्के मकान बना रहे हैं, हैबिटेट हमारा चेंज हो रहा है, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, यानी हम एनवायरमेंट के अंदर खुद को एडेप्ट कर रहे हैं ताकि आराम से हम रह सकें, एनवायरमेंटल फैक्टर हमें ज्यादा अफेक्ट नहीं करें, हम इजी गोइंग लाइफ को सर्वाइव कर सकें। तो एडेप्टेशन क्या एक इवॉल्व प्रोसेस है। जैसे सोसाइटी में चेंज आ रहे हैं, ये सब क्यों आ रहे हैं, ड्यू टू द एडेप्टेशन। एडेप्टेशन के कारण आ रहा है, यानी एक लिविंग थिंग आराम की लाइफ रहना चाहता है, खुद को एनवायरनमेंट में मैनेज करना चाहता है। लेकिन लिविंग थिंग्स के अंदर हम बात करें तो ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो बहुत ज्यादा डेवलप है। लिविंग थिंग्स में सबसे ज्यादा डेवलप ब्रेन के वो है होमोसेपियन या फिर
ठीक है ना। तो कहने का मतलब हो गया जैसे डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट प्लांट यानी ऐसे प्लांट जो कहाँ पर रहते हैं, डेजर्ट में, जैसे जैसलमेर जैसा एरिया राजस्थान के अंदर। ठीक है। दे हैव थिक क्यूटिकल्स ऑन द लीफ सरफेस। जो लीव्स होती है, तो ये लीव्स हैं। कैक्टस प्लांट है। कौन सा प्लांट है ये? कैक्टस है। कैक्टस, कैक्टस की जो लीव्स दिख रही है, ये उसका मतलब स्टेम और लीव्स मर्ज्ड हो गए। मर्ज्ड का मतलब आपस में एक जैसे हो गए। तो इसका जो स्टेम होता है वो लीव्स की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये देखो ये बाहर से कैसा हो गया एकदम, हाँ, ठीक क्यूटिकल का हो गया है। यानी अब इसमें से ज्यादा वाटर एवोपरेट नहीं हो सकता बाहर। यानी कितना ही टेम्परेचर हाई होगा तो लॉस ऑफ वाटर बहुत ही कम होगा। ठीक है ना। उसके बाद संकन स्टोमेटा। इन स्टोमेटा क्या होंगे? संकन का मतलब क्या होंगे कि ये बहुत ही छोटे होंगे और बिलो होंगे, इसके अंदर बहुत ही छोटे और कम होंगे। लीव्स मॉडिफाई इनटू स्पाइंस। जो लीव्स होगी वो स्पाइंस के अंदर यानी कांटों के रूप में क्या हो जाएंगे, अपने आप को मॉडिफाई कर लेगी। क्लियर है। तो ये जो प्लांट है तुम्हें दिख रहे हैं, देखो उन्होंने अपने आप को कैसे चेंज कर दिया है एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जो बहुत ही ज्यादा क्या है, हाई टेम्परेचर का है, और वहां पर और बहुत ही कम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। तो कैसे खुद को सर्वाइव कर रहा है, कैक्टस प्लांट है ये, खुद को एडेप्ट कर रहा है, यानी कैसे करके उसको जिंदा रहना है। इसलिए वो खुद के अंदर मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल चेंज कर रहा है खुद के अंदर। और ये क्या, वो धीरे धीरे ऐसे चेंज हो गए, जिस कारण से क्या होगा, ये प्लांट जो होगा ये खुद को एडेप्ट कर लेगा अपने एनवायरनमेंट के अंदर, सर्वाइव कर पाएगा उस हैबिटेट में। अब एक्वाटिक प्लांट की बात करते हैं। कौन सा प्लांट की बात करते हैं? एक्वाटिक प्लांट की। अभी तक हमने बात की डेजर्ट प्लांट की, टेरेस्ट्रियल प्लांट की, जो जमीन पर है। ठीक है ना। तो हैव इवॉल्व एरेनकाइमा फॉर द buoyancy एंड फ्लोटिंग लीव्स हैव ए वैक्सी कवरिंग। यानी जो प्लांट होते हैं इनके ऊपर जो कवरिंग होती है वैक्सी टाइप की होती है, इसलिए इसके अंदर क्या ज्यादा वाटर इसको रुकेगा नहीं। और इनका जो होता है इनके लीव्स के अंदर क्या होता है, एयर बबल्स टाइप के एक इवोल्यूशन होता है, एरेनकाइमा होती है, जिसकी वजह से इनमें क्या होती है, एयर के बबल ड्रॉप हो जाते हैं, इसके अंदर रुक जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, ये पानी के ऊपर तैर सकते हैं। प्लांट की जो लीव्स है ऊपर क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं आराम से ऊपर। ठीक है ना। तो अगर ये बाहर रहेगी, सरफेस इसका किसके ऊपर रहेगा, वाटर के ऊपर रहेगा, तो आराम से क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए इन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया है। एरन काइमा का मतलब होता है कि ऐसी मतलब सेल्स है जिनके अंदर जो बोयंसी का मतलब है फ्लोटिंग के लिए खुद को अडेप्ट करें, उसके अंदर उसके जो डेंसिटी कम कर दें इस प्लांट की लीव्स की वाटर से, ताकि ये फ्लोट कर सके, ऊपर तैर सके वाटर के सरफेस के ऊपर। और इसकी कवरिंग वैक्सी टाइप की होती है, इसलिए इसके ऊपर वाटर की ड्रॉपलेट नहीं रहती, इसके ऊपर क्लीन हो जाती है अपने आप। डेजर्ट एनिमल, रेड लिविंग इन द डेजर्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका नेवर ड्रिंक वाटर। ये वाटर कभी ड्रिंक करता ही नहीं है, बड़ी अजीब सी बात है, पानी पीते ही नहीं है। कि वहाँ वाटर की जो डेजर्ट है वो क्या है, वहां पर बहुत ही कम वाटर की एबिलिटी है। ठीक है ना। तो अब वो वाटर को ड्रिंक नहीं करते, पानी पीते नहीं, तो कैसे खुद को सर्वाइव करते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं? वाटर तो एसेंशियल है। तो द वाटर रिक्वायरमेंट बाय द इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। जो फैट उनके बॉडी में होता है, जो वो चीज खाते हैं उनसे फैट्स ऑक्सीडेशन से जो वाटर रिमूव होता है, उस वाटर को ही बाय प्रोडक्ट, वाटर जो बाय प्रोडक्ट में निकलता है उसी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसी से वो सर्वाइव करते हैं। इट इज ऑल्सो एबल टू कंसंट्रेट इट्स यूरिन। उसके यूरिन को भी कंसंट्रेट फॉर्म में ही क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। उसमें भी जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होता है खुद को लेते हैं। और मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज लूजिंग इन एक्सक्रीशन। अब एलेंस रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान से समझ लेना। इस रूल्स में क्या है, एलेंस रूल में, एलेंस रूल्स स्टेट दैट द एनिमल फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट, यानी ऐसे एनिमल जो कहाँ पर रहते हैं, कोल्ड एनवायरमेंट, पोलर रीजन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पोलर रीजन में रहते हैं। जनरली हैव ए शॉर्टर एयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज द हीट लॉस। ये रूल है, ताकि हीट का लॉस कम से कम हो। तो इनके जो होते हैं ईयर्स जो होते हैं ना, कान बहुत ही छोटे होते हैं, और लिम्स तो मिनिमाइज हो जाते हैं। ठीक है ना। द पोलर सील हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट बिलो द स्किन एंड दैट एक्ट एज ए इंसुलेटर। ये जो पोलर जो है, ये जो सील है, इसके जो पूरा बॉडी है, देखो यहाँ पर इस बॉडी के स्किन के जो नीचे की साइड है, बिलो साइड है, उसके बिलो साइड के अंदर, अंदर साइड में एक जो होती है, कह सकते हैं हम लोग, थिक लेयर होती है। किसकी लेयर होती है? फैट की। और जो फैट की जो लेयर होती है, वो क्या करती है, फैट की लेयर वो हीट की इंसुलेटर होती है, वो हीट को ट्रांसफर नहीं होती है, बॉडी के अंदर से टेम्परेचर का हीट बाहर नहीं आएगी। और अंदर की जब अंदर की हीट जो है बाहर नहीं आएगी, तो उससे क्या होगा
कि इसे उसे कूल फील नहीं होगा, ठंड नहीं लगेगी इसे, और खुद को एडेप्ट बना लेगा उस पोलार के कोल्ड टेम्परेचर के अंदर, और वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा। इट रिड्यूस द लॉस ऑफ बॉडी हीट, शॉर्ट एयर एंड लिम्स, मिनिमाइज द हीट लॉस। ठीक है, आई होप समझ में आ गया व्हाट इज एलन रूल। डेजर्ट लिजर्ड, जो लिजर्ड्स होती हैं, कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट बाय द बिहेवियर एडेप्टेशन। ये बिहेवियर एडेप्टेशन के थ्रू क्या करती है, अपना बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। अब ये कैसे होता है, दे बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्ब द हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस बिलो द कंफर्ट जोन। यानी अगर जहां पर वो है वहां से अगर बॉडी का टेम्परेचर लूज है तो वो क्या है, कुछ देर के सनलाइट में आ जाएगी। ठीक है। और बोरोविंग हैबिट इज ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट द डेजर्ट एनिमल फ्रॉम द हाई टेम्परेचर। यानी खुद के अंदर क्या है, एक हॉल बना लेंगे और उसके अंदर जाकर ये बैठ जाएंगे। वहाँ का जो लोअर टेम्परेचर, जो ये हॉल वगैरह होते हैं जहाँ अर्थ के बिलो में होता है, वहाँ हल्का सा टेम्परेचर लो होता है एज कम्पेयर टू द सन एक्सपोज्ड एरिया, तो खुद को एडेप्ट बना लेते हैं, सेफ रहते हैं वहां पर। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि रूल्स वगैरह क्या है। ठीक है ना। तो एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है मैंने समझा देता है। देखो ये डिफरेंट टाइप के नोट्स हैं, तो दोनों नोट कर लेना तुम, क्या है उसमें अगर कोई डाउट हो तो जस्ट आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। इधर समझा दिया, डिफरेंट टाइप के नोट्स हैं। वो क्या है, पीपीटी के अंदर जो क्या कहते हैं उसे, उसमें फोटोज वगैरह दे रखे हैं डिफरेंट एडेप्टेशन के अंदर, कौन कौन से एनिमल किस तरीके से अपने आप को एडेप्ट कर रहे हैं, उनके फोटोज थे उस पीपीटी में, और इसके अंदर नोट्स हैं। तो ये तुम एक बार इसको नोट कर लेना। ठीक है। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो पॉपुलेशन होगा, और हम उसे क्लियर करेंगे कल के टॉपिक में। ठीक है।